हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू इन दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए पेपर थ्री के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यूज जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यूपीपीसीएस मेंस पेपर थ्री। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। और पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स of role of science and technology in enhancing the national power। तो जो राष्ट्रीय शक्ति है हमारी उसको बढ़ाने के लिए क्या रोल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको हमको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। तो क्या एग्जांपल्स हैं, रोल है साइंस और टेक्नोलॉजी का इन इनहेंसिंग द नेशनल पावर। तो नेशनल पावर इज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी of a nation to secure the goals and objective of its national interest। तो national power जो है is the ability or capability of nation to secure the goals and objectives of its national interest। तो national power जो होता है is the ability or capability of a nation to secure the goals and objectives of its national interest। तो जो भी national interest है उसको अचीव करने के लिए जो ability या capability होती है उसी को नेशनल पावर कहते हैं। तो यहां पर देखिए, नेशनल स्ट्रेटजीज, नेशनल गोल्स एंड इंटरेस्ट और नेशनल पावर। तो जो नेशनल गोल्स और इंटरेस्ट हैं उसके लिए हमको नेशनल स्ट्रेटजीज बनानी होंगी और स्ट्रेटजीज बनाने के थ्रू जो है हम नेशनल पावर जो है अचीव कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज are fundamental for the social and economic progress of a nation। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी जो है, साइंस और टेक्नोलॉजी की जो कैपेबिलिटी है, आर फंडामेंटल फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद से ही जो है हम सामाजिक और आर्थिक उन्नति जो है देश की कर सकते हैं। इट इज द की एलिमेंट इन द राइज ऑफ अ नेशन। तो आज का जो पैमाना है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही मदद से जो है नेशन को इनहेंस किया जा सकता है। Programs based on science and technology are a critical components of foreign policy of a nation। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, प्रोग्राम बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर अ क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन। तो जेन्युइन सी बात है कि जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाएंगे उसको हम दूसरे कंट्रीज में फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हम उसको सेल आउट करेंगे जो कि हमारी इकोनॉमी को इनहेंस करेगा। रिसर्च इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंश्योर्स द फूड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हमको रिसर्च करना पड़ेगा। सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन द मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको भी मिटिगेट करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी। Global power dynamics in the 21st century is guided by entirely new fields like ICT, मतलब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। तो अगर हमको ग्लोबल पावर बनना है तो ग्लोबल पावर बनने के लिए भी हमें 21वीं शताब्दी के जो डायनामिक्स है उसको समझना पड़ेगा। और 21वीं शताब्दी के अंदर अगर पावर डायनामिक्स, ग्लोबल पावर डायनामिक्स में हमको आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी पद्धति को अच्छे तरीके से अपना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। डिफेंस कैपेबिलिटीज आर डिफाइंड बाय द इकोनॉमिक the defense capabilities are defined by the economic might of a nation that is directly proportional to the achievements in the fields of science and technology। तो डिफेंस इक्विपमेंट्स भी जो हैं वो भी, मतलब हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो डिफेंस सिक्योरिटी है, उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जितना ही उन्नत हमारी क्या बोल सकते हैं आर्टिलरीज होंगी उतना ही अच्छा हम अपने देश को प्रिवेंट कर पाएंगे। Independence in energy is a major characteristics of powerful nation। Independence in energy
कहने का मतलब जो फ्यूल है उसमें एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए भी जो क्या बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज को हमको बिल्ड करना होगा ताकि हमें फॉसिल फ्यूल और जो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकें। फॉर एग्जांपल रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया। तो ये जो देश हैं ये इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो शुड इन्वेस्ट मोर इन द साइंटिफिक रिसर्च इन द एनर्जी सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि जो हम फ्यूल पे और कोल के ऊपर जो हम निर्भर हैं उस पे निर्भरता हमारी कम हो सके। Critical military technology plays a major role in ensuring the national security। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और वो भी हम सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही मदद से अचीव कर सकते हैं। Therefore, the potential of science and technology as an engine of growth and development is endless। तो पोटेंशियल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये निरंतर है और अनवरत चलता रहेगा, और जितना भी ज़्यादा हम इसमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे उतनी ही चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। ये कभी एंड होने वाली चीज़ नहीं है। Moving to the next question, analyze corruption as a threat to the internal security। तो हमको एनालिसिस करना है, हमको एनालिसिस करके बताना है कि करप्शन जो है इसकी वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ जाती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी को हमको अगर मजबूत करना है, इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए हमको करप्शन को हटाना होगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। तो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर ही जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का काम जो है उसी को बोल रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी। जितनी ही समस्याएं कम रहेंगी, जितना ही देश हमारा अच्छा रहेगा, सिक्योर रहेगा। इट मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द लॉ एंड ऑर्डर, जिसको हमें मेंटेन करना होगा। पीस एंड अपहोल्डिंग द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। तो शांति बनाए रखना होगा ताकि गृह युद्ध जैसी सिचुएशन ना हो, कोई कम्युनल वॉर ना हो, रिलीजियस वॉर ना हो, रीजनलिज्म जैसी चीजें जो हैं उनको हमको क्रब करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लॉ एंड ऑर्डर। और जो शांति हमको बना करके रखनी होगी, और देश की जो सॉवरेनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी दूसरे देश का कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। ब्लैक मनी fueled by rampant corruption provides resources for all the major internal security threats in India। तो भारत जैसे देश के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो समस्याएं हैं या जो उत्पन्न करते हैं, जैसे कि नक्सलिज्म हो गया, फिर उसके बाद टेररिज्म हो गया, और क्या बोल सकते हैं जो कम्युनल वॉर हो गया, जो रीजनलिज्म है, इन सारी चीज़ों को जो बढ़ावा मिलता है उनको ऐसे लोगों को जो पैसा मिलता है वो ब्लैक मनी होता है। तो ब्लैक मनी इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पाकिस्तान हैज बिन फ्लडिंग द कंट्री विथ counterfeit currency, thereby funding terrorist activities in different parts of the economy। तो नकली नोट जो है ये पाकिस्तान जो है वो हमारे देश के अंदर ले आता है, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं ये पूरे देश के अंदर फैलती हैं, जिसके वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है अलग अलग फील्ड्स में। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लॉसेस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स आर राइजिंग ड्यू टू करप्शन। तो करप्शन जो होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। Such criminal syndicates also fund the radicalization of youth and terrorist attack।
तो रेडिकलाइजेशन होता है यूथ का और टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो कराए जाते हैं। कहने का मतलब इन पैसों से जो है यूथ को भड़काया जाता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ाई जाती हैं, या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसको बढ़ावा मिलता है करप्शन करने के वजह से और करप्शन के पैसों से। A parallel economy run by the money gathered from corruption provides funds to extremism. तो जो एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है उसको जो फंडिंग है वो मिलती है इन्हीं करप्शन के पैसों से। एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो खड़ी हो जाती है और इनको प्रॉपर फंड किया जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है ये पनप पाती है। ब्लैक मनी इज एन इजी सोर्स ऑफ इलीगल आर्म्ड ट्रेड इन इंडिया। तो इन ब्लैक मनी के पैसों से जो है इलीगल आर्म्स और जो असलहे हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। अनरिकॉर्डेड कैश ट्रांजेक्शंस, तो और जो ब्लैक मनी का जो सबसे बड़ा सोर्स है ये अनरिकॉर्डेड कैश ट्रांजेक्शंस इन ई कॉमर्स are also emerging means to supply resources to the holistic element in the country. तो ये जो अनरिकॉर्डेड कैश ट्रांजैक्शन है ई कॉमर्स फील्ड में, ये एक बहुत बड़ा जो सोर्स है पैसे का जो कि इन करप्शंस को बढ़ावा देता है। करप्शन इन द पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी वाज अ मेजर कॉज ऑफ वायलेंस इन कश्मीर वैली। तो कश्मीर घाटी के अंदर जो भी चीज़ें फैलती हैं, जो भी एक्सट्रीमिज्म हमको देखने को मिलता है, उसका बहुत बड़ा कारण जो है ये पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन की देन है ये। Therefore, corruption, which is largely unrecognized in the context of internal security, poses a major threat to it. And the government needs to take more stringent measures to stop the financial aid and the anti-national elements. तो कंक्लूजन के अंदर हम देख सकते हैं या बता सकते हैं कि करप्शन जो है ये सबसे बड़ा कारण जो है बनता है, largely unrecognized in the context of the internal security, poses a major threat to it. Government needs to take more stringent measures to stop the financial aid of the anti-national elements. Moving to the next question. Armed Forces Special Power Act, AFSPA, 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 Armed Forces Special Power Act of the Parliament of India has come under the criticism by the states as being a draconian and sometimes as an unconstitutional, examining analytically. तो प्रश्न जो ये पूछ रहा है कि हमारी संसद के द्वारा जो आफ्स्पा एक्ट लगाया जाता है, तो तमाम जो स्टेट्स हैं जिनके ऊपर ये आफ्स्पा कानून लगाया जाता है, वो स्टेट्स हमारी सरकारों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि आफ्स्पा कानून जो है असंवैधानिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ड्रैकोनियन हो जाता है ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो इसको हमको एग्जामिन करना है, एनालिटिकली हमको इसको बताना है। द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आफ्स्पा 1958, तो ये जो एक्ट है ये 1958 का है, इज डिक्लेयर्ड इन एरियाज वेयर आर्म्ड फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन एड टू सिविल अथॉरिटीज। तो ये जो आफ्स्पा कानून है 1958 का, इसको उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पे आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत होती है सिविल अथॉरिटीज को सहायता देने के लिए। इट ग्रांट्स स्पेशल पावर टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और यहाँ पे आर्मी के पास जो है स्पेशल पावर होता है। अच्छा, ये जो आफ्स्पा कानून जो है ये पारित किया जाता है उन क्षेत्रों में जिनको हम डिस्टर्ब्ड एरिया कहते हैं। कहने का मतलब डिस्टर्ब्ड एरिया वो होते हैं जहां पे अस्थिरता रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। सिक्योरिटी पर्सन्स जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, ये किसी को भी बिना वारंट के उनको कैद कर सकते हैं, बिना किसी क्या बोल सकते हैं बात किए हुए, बिना किसी वारंट के, बस शक की निगाह से उनको अरेस्ट किया जा सकता है। बिसाइड्स इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फोर्सेस विथ
लीगल इम्यूनिटी। तो बिसाइड्स इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फोर्सेस विथ लीगल इम्यूनिटी फॉर देयर एक्शन इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। और कहने का मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, उनको एक स्पेशल इम्यूनिटी होती है। It is argued that the AFSPA is draconian law that gives enormous discretionary power to the armed forces over a civilian population। तो ये जो आफ्सपा कानून है ये आर्मी के लोगों को एक ड्रेकोनियन पावर दे देता है, और ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं सिविलियन के ऊपर कुछ भी या जिस तरीके से उनको लगे वैसे वो रूल कर सकते हैं। बट इट इज इम्पोज्ड इन एक्सट्रीम सिचुएशन। लेकिन ये जो आफ्सपा कानून है ये केवल एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही लगाया जाता है, कहीं भी नहीं लगाया जाता। एंड ऑन द प्लिया ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब ऐसा कहती है कि ऐसा करना आवश्यक है तभी ये आफ्सपा कानून लगाया जाता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज अनेबल टू एनफोर्स द रिट ऑफ द स्टेट। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब राज्य को कंट्रोल करने में असमर्थ होती है तभी ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में ये आफ्सपा कानून 1958 को लागू किया जाता है, जो कि ड्रेकोनियन पावर देता है आर्म्ड फोर्सेस को। However, once the law and the order are in place, the government appears reluctant to lift आफ्सपा। और ऐसा देखा गया है कि अगर कहीं पर आफ्सपा लग गया तो सरकार जो है उस आफ्सपा कानून को हटाती नहीं है, अगर लग गया तो वो लगा ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो आफ्सपा हैज बीन इन फोर्स इन मेघालय फॉर द पास्ट 27 years, though the state ceased to have any active insurgency years ago। तो देखा जाए तो यहाँ पे आफ्सपा कानून मेघालय में पिछले 27 सालों से लगा हुआ है और सरकारें उसको हटा नहीं रही हैं, और जबकि मेघालय में कोई भी ऐसी एक्टिविटी इंसर्जेंसी नहीं देखी गई पिछले कुछ सालों में। While the armed forces and the government justifies its need in order to combat militancy and insurgency। और यहाँ पे कंक्लूजन में ऐसा बताया जा रहा है कि जो सरकारें हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो कहती हैं, वो बताती हैं कि नहीं, जरूरत है मिलिटेंट्स को मारने के लिए और जो भी अराजकताएं हैं उनको दूर करने के लिए आफ्सपा कानून को लगाए रखने की जरूरत है। द एक्ट हैज बीन एसोसिएटेड विद सेवरल ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंक्लूडिंग फेक एनकाउंटर्स, रेप, टॉर्चर, एब्डक्शन। तो इस आफ्सपा कानून की वजह से या फिर इस आफ्सपा के आड़ में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, फेक एनकाउंटर्स होते हैं, रेप्स होते हैं, टॉर्चर्स होते हैं और एब्डक्शंस होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द, व्हाट डू यू मीन बाय द इंक्लूसिव ग्रोथ? हाउ इंक्लूसिव ग्रोथ इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज इन इंडिया? एक्सप्लेन। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है, हमको इसके बारे में बताना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है और कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये मददगार है इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज इन इंडिया। इसको हमको एक्सप्लेन करना है 125 वर्ड्स के अंदर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल-बीइंग। So inclusive growth is an important tool for improving the quality of life and well-being of all sections of the society at all the levels. So inclusive growth is the important tool for improving the quality of life and well-being of all the sections of society at all levels. As per the OECD, inclusive growth is economic growth distributed fairly across the society and creates opportunities for all। तो OECD के मुताबिक इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है इज द इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है आर्थिक, सामाजिक और ह्यूमन, तीनों तरीके की ग्रोथ को अगर हम ले करके चलें, पूरे समाज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें इकोनॉमी को,
या इकोनॉमिक ग्रोथ सभी का हो, पूरे समाज का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उससे जो है ह्यूमन ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। इसी को हम बोल रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को हमको लेकर के चलना है और सभी के ग्रोथ को इंश्योर करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ हैज बिकम द फोकस ऑफ पॉलिसी मेकर्स। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये फोकस होता है पॉलिसी मेकर्स का। पॉलिसी मेकर्स को सबका ध्यान लेकर के चलना होता है इन द रिसेंट टाइम्स, या फिर हमेशा। जैसे एक फैमिली के अंदर सभी का ध्यान रखा जाता है, उसी तरीके से पूरे देश, पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलना है। The 11th five-year plan of India gave a special impetus to the inclusive growth. तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसने स्पेशल ध्यान दिया था इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के। Besides, inclusive growth has remained a recurring theme in the successive union budget and the economic survey of India. और उसके बाद से हमेशा से हमको बजट्स और इकोनॉमिक सर्वेज में ये इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये हमेशा देखने को मिलता है। इंक्लूसिव ग्रोथ हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज इन मेनी वेज। Regions that lack investment and infrastructure development are major poverty ridden areas. तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, इंक्लूसिव ग्रोथ को अगर हम लेकर के चलेंगे तो समाज के अंदर गरीबी और जो इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जा सकता है। और ऐसे रीजन्स जहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ को नहीं लिया जाता है, जहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, वहाँ पर हमें ज़्यादा गरीबी और इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर के चलने के लिए। एम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंक्लूसिव ग्रोथ हमें करना है तो सबको हमको एजुकेट करना होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट देना होगा। इसकी वजह से जो है पावर्टी जो है ये घटेगी और इनइक्वालिटीज जो है ये कम होगी। वेयर एज skill building and employment generation by the government reduces the vulnerability of poor। एजुकेशन देना होगा और क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट देना होगा, और इन चीज़ों को करने के लिए हमको स्किल बिल्डिंग पे काम करना होगा। एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा हमें जनरेट करने की आवश्यकता है, सरकारों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो गरीबी है वो कम की जा सकती है और उससे गरीबी से जो नुकसान है उसको हमको कम करने में मदद मिलेगी। अदर एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ लाइक गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के चलने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन 50% पॉपुलेशन जो है ये वुमेन है और वुमेन को हमको लेकर के चलना होगा। सोशल सिक्योरिटी and access to the essential services reduce the gap in per capita income and thereby reduce the regional and interpersonal inequalities। तो अदर एलिमेंट्स जो है इंक्लूसिव ग्रोथ के, जैसे कि गुड गवर्नेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल सिक्योरिटी, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज रिड्यूस द गैप इन पर कैपिटा इनकम and thereby reduce the regional and interpersonal inequalities। Moving to the next question, explain the impact of green revolution or small and marginal farmers। तो impact of green revolution on small and marginal farmers के ऊपर हमको बताना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 के अंदर शुरू हुआ था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है छोटे और सीमांत किसानों के ऊपर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1966 टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन एंड फीड the millions of malnourished people throughout the nation। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया था 1966 के अंदर, और इसका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं या फिर जो कुपोषित लोग हैं उनको कुपोषण से बाहर निकाला जाए, उनको अच्छा फीड कराया जाए, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या को फीड कराने के लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है शुरू किया गया था। It has been credited with increasing
yield in many of the places where the technology has been adopted. तो उन्नत टेक्नोलॉजी की बीजों का इस्तेमाल किया गया था बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को बढ़ाया जा सके। बट बेनिफिट्स आर नॉट द सेम अक्रॉस द रीजन एंड द ग्रुप। तो चूंकि यील्ड तो बढ़ी, लेकिन जो बेनिफिट है उसका बड़े-बड़े किसानों को ही मिला, छोटे किसानों को उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया। However, it may or may not have benefited the small farmers in terms of increased productivity and income. Farmers having less than 2 hectares या 5 acres of land are called small farmers. तो अगर किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर या फिर 5 एकड़ भूमि से कम है, तो उसको छोटा किसान कहा जाता है। एंड दोज हैविंग लेस देन 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ आर कॉल्ड एज मार्जिनल फार्मर्स। तो 2.5 एकड़ भूमि से कम है किसी के पास, तो उसको मार्जिनल फार्मर कहा जाता है, किसान कहा जाता है, सीमांत किसान कहा जाता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये किस तरीके से, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, फिर उसके बाद स्लो एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड हाई यील्डिंग वैरायटी, लिटिल इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, little or no improvement in the food and nutrition, housing, education, sanitation and health, little or no improvement in food and nutrition। तो देखिए, ग्रीन इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे रहा है, तो स्लो एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड हाई यील्डिंग वैरायटीज। तो छोटे सीमांत किसान जो हैं ये उन्नत किस्म की बीजों को यूज नहीं किए या फिर बहुत धीमे धीमे किए, जिसकी वजह से लिटिल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो अगर उन्नत किस्म की बीज का इस्तेमाल ये नहीं किए तो इनकी उपज भी उतनी अच्छी नहीं रही। उपज अच्छी नहीं रही तो इसकी वजह से इनके पास पैसे नहीं आए, और पैसे नहीं आए तो इनका खाना और न्यूट्रिशन, हाउसिंग, एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ सब वैसे का वैसे ही रहा, इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। No desire or little desire for the smaller families, little or no family planning, little or no decline in fertility rate, increase the dependency ratio। तो ये जो सीमांत किसान है इनके साथ सिचुएशन ये ऐसी रही कि ये छोटा परिवार नहीं करना चाहते थे, इनकी विचारधारा वैसी ही है या थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा परिवार, और बहुत बड़ा परिवार जिसकी वजह से बहुत बड़ी गरीबी। लिटिल और नो चेंजेस इन कंजम्पशन, इनका कंजम्पशन भी वैसे ही रहा, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं रहे, जिसकी वजह से जो गरीबी है या पॉवर्टी है वो वैसी ही रही। कांस्टेंट और डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ कोई इंप्रूवमेंट नहीं रहा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इनकी वैसे ही रही, कांस्टेंट और डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि और डिक्लाइन होते गई। लिटिल और नो इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी, तो मेडिकल के ऊपर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई खर्च नहीं होगा तो लॉन्गेटिविटी भी घटेगी। गैप इन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ बिग, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वाइडेंड, और जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जो उन्नत किसान थे, बड़े फार्म वाले किसान थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, उनमें चेंजेस आते गए। इंस्टीट्यूशंस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन ब्रोकन सिंस इन सोशल टेंशन, इंक्रीज इन सोशल टेंशन। तो एक गैप जो है ये बहुत बड़ा तैयार हो गया, जिसकी वजह से आज हमें समस्या देखने को मिल रही है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वाज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन which was extremely necessary for the farmers to increase production so that agriculture become remunerative. The agricultural sector of India is able to meet the increasing demands of food grains.
तो कंक्लूजन पे अगर हम बात करें, कंक्लूजन पे आए तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से देयर वाज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये तो हमें देखने को मिला, which was extremely necessary for the farmers to increase production so that the agriculture become remunerative. The agricultural sector of India is able to meet the increasing demand of the food grains. Moving to the next question, discuss how poverty is measured in India. तो डिस्कस करना है हमको कि किस तरीके से गरीबी का मापन किया जाता है भारत के अंदर. एग्जामिन द स्टेप्स टेकन टू ओवरकम द रूरल पॉवर्टी इन इंडिया. तो ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, और हमको ये डिस्कस करना है कि पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है और ग्रामीण गरीबी को कैसे दूर करने के क्या स्टेप्स लिए गए हैं. तो पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेस essential for minimum standard of life. So poverty is a state or a condition in which person or community lacks in the financial resources essential for a minimum standard of life. तो poverty या गरीबी वो दशा होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काबिल नहीं होता है, तो वो गरीब होता है. Poverty estimation in India is carried out by नीति आयोग. तो नीति आयोग के द्वारा जो गरीबी है उसका मापन किया जाता है through the calculation of poverty line based on the data captured by National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation. MOSPI के द्वारा जो डेटा कलेक्ट होता है उसके तहत जो नीति आयोग है वो बताती है कि पावर्टी लाइन के ऊपर या पावर्टी लाइन के नीचे कौन है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और डेटा जो कैप्चर किया जाता है बाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. Poverty line estimation in India is based on consumption expenditure. तो कंजप्शन जो है कितना हो रहा है उसके आधार पर ये पॉवर्टी लाइन का धारणा जो है ये किया जाता है. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल. किसकी इनकम कितनी है इसके ऊपर ये गरीबी का मापन नहीं किया जाता है, कितना कंजम्पशन है उसके बेसिस पर जो है गरीबी का मापन किया जाता है. कंजम्पशन पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर के बेस पर गरीबी नापी जाती है, इनकम के बेस पर गरीबी नहीं नापी जाती. पॉवर्टी इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे of NSSO. A poor household is defined as one with an expenditure level below a specific poverty line. Subsequently, different committees, लक्कड़वाला कमेटी जो कि 1993 में आई थी, तेंदुलकर कमेटी 2009 में, रंगराजन कमेटी 2012 में, did the poverty estimation. As per Rangarajan committee report, the poverty line is estimated as the monthly per capita expenditure of rupees 1407 रुपए in the urban areas and 972 रुपए in the rural areas. तो रंगराजन रिपोर्ट जो है 2012 में जो आई थी, इनके हिसाब से अगर महीने में कोई खर्च करता है 1407 रुपए शहर में और गांव में 972 रुपए, तो वो गरीब नहीं है. Since independence, many programs have been implemented by the central and the state governments to overcome the rural poverty. Some of the recent steps are National Food Security Mission 2007. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया है? 2007 में. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में. NRLM जो है ये 2011 का मिशन है. प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, पोषण अभियान 2018, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सारी जो है ये गरीबी के उन्मूलन के लिए योजनाएं चलाई गई हैं रिसेंट टाइम्स में.
तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है ये 2007 में, नेशनल लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, पोषण अभियान 2018 में, पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को ये योजना आई थी। अन्नपूर्णा स्कीम जो है ये भी गरीबी को मिटाने के लिए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईआरडीपी जो है ये भी योजना गरीबी को दूर करने के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड सो ऑन, ऐसी तमाम योजनाएं जो है चलाई गई हैं ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन जो है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है उसका कारण क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया, गिव सुटेबल सजेशंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियल रुग्णता है, जो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज की बदहाल कंडीशन है, उसका कारण क्या है, उसके कॉजेस क्या है, और सूटेबल सजेशंस दीजिए ताकि जो बदहाल पोजीशन है, कंडीशन है इंडस्ट्रीज की, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अ सिक यूनिट हैज रिपोर्टेड कैश लॉस फॉर ईयर of its operation and in the judgment of the financial bank is likely to incur cash loss for the current years as also in the following years। तो आरबीआई के मुताबिक जो है एक सिक यूनिट वो होती है जो कि कैश लॉस रहता है, कहने का मतलब उसको धन की कमी होती है फॉर ईयर of its operation and in the judgment of the financing bank is likely to incur cash loss for current year as also in the following years। Major symptoms of sickness is the steady fall in the debt equity ratio। तो मेजर सिम्टम क्या है रुग्ण उद्यम का कि स्टेडी फॉल होता है डेप्थ इक्विटी रेशियो में एंड एन इम्बैलेंस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट। Simply, a sick unit is one which is unable to support itself through the operation of internal resources। तो मेजर सिम्टम जो है ये क्या है? स्टडी फॉल इन द डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड एन इम्बैलेंस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट। Simply, a sick unit is one which is unable to support itself through the operations of internal resources। तो sick unit वो होता है जो कि अपने आप को सुधार नहीं पा रहा है, that is earning plowback। As a general rule, a sick unit continues to operate below the break-even point। तो sick unit वो होता है कि जो कि break-even point से कम कमा रहा है, at which total revenue is equals to total cost। तो लॉस में जा रहा है, कुल मिलाकर के अपना भी खर्चा नहीं निकाल पा रहा है, तो वो लॉस मेकिंग है, सिक यूनिट है। एंड आर दस फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर फंड ऑफ देयर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। और बाहर से उसको सोर्सेज की जरूरत पड़ रही है अपने सर्वाइवल के लिए। कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो इंटरनल कॉजेज हैं और एक्सटर्नल कॉजेज हैं। बात करते पहले इंटरनल कॉजेज की, तो एंटरप्रेन्योरियल इनकम्पिटेंस। एंटरप्रेन्योर जो है वो जो प्रोडक्ट है वो इनकम्पिटेंस है, मार्केट से compete नहीं कर पा रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, gestation पीरियड, डिमांड फोरकास्टिंग, डिफेक्टिव प्लांट एंड मशीनरी, लेबर प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये इंटरनल कॉजेज होते हैं किसी भी उद्यम को लॉस में ले जाने के लिए, जिसमें उनका एंटरप्रेन्योर इनकम्पिटेंट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, कहने का मतलब मार्केट में नाम जब तक बनता नहीं है, थोड़े पुराने नहीं हो जाते, इसी को जेस्टेशन पीरियड बोल रहे हैं। डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड क्या होगी उसको फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं। डिफेक्टिव प्लांट एंड मशीनरी और लेबर प्रॉब्लम, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या है? डिमांड एंड क्रेडिट रेस्ट्रेंट, erratic supply of input,
erratic supply of inputs, power cuts, or government policies. Some of the remedies of the internal industrial sickness could be. तो रेमेडीज क्या है? तो सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टेक्निकल एजुकेशन, प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल, रियलिस्टिक प्लानिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, और लोकल एडवाइजर होना चाहिए। तो इन वजहों से जो है ये इन रेमेडीज से जो है कुल मिलाकर के हम जो सिक इनपुट्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टेक्निकल एजुकेशन, प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रियलिस्टिक प्लानिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड लोकल एडवाइजर। कंक्लूजन की बात करें to conclude in sick units, attempt should be made to turn it around through efficient management, change in top level executing the turn around strategy. तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि sick units attempt should be made to turn it around through efficient management, change in the top level executive. एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, टॉप लेवल का जो एग्जीक्यूटिव है उसमें बदलाव होना चाहिए, और एग्जीक्यूटिंग जो बॉडी है उसमें टर्न अराउंड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज का जो सेशन है इसको हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।